उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की यहाँ भक्तों की तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। बड़ा गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारे अनुजी की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम जी? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। सर कहाँ थे इतने दिन से? हम आपको देख देख के थक गए। हमें लगा पता नहीं विवेक सर कभी ऐसा तो करते नहीं है। मेरे गले की प्रॉब्लम चल रही है, आपको पता मैंने बताया था वैसे, और 10-15 दिन की दवाई है। अभी भी लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ काफ़ी बैठी हुई है, और मुझे पता है कि मेरे को बोलने में कितना जोर लग रहा है। और एक्चुअली बस ये प्रॉब्लम इसलिए है कि मेरे ना भी दिन में 4 बैचेस चल रहे हैं बैक टू बैक, और 12-13 घंटे बोलने का हो रहा है। अब अगर 12-13 घंटे मैं लगातार बोलूँगा, उसके बाद फिर यूट्यूब की रिवीजन क्लासेस भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो मतलब 14-15 घंटे मान के चलो कि रिकॉर्डिंग है, मतलब लाइव बोलना है, रिकॉर्डिंग करनी है, 14-15 घंटे बोलना है। तो उसके चक्कर में ना वोकल नोट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, तो उसकी मेडिसिन चल रही है अभी, मतलब 12 से 15 दिन की मेडिसिन है। बट हाँ, ये थोड़ी प्रॉब्लम सही हो जाएगी, क्योंकि ना काफ़ी सारे बच्चों को ना ये टेंशन हो रही थी कि सर हमारी रिवीजन क्लास कैसे होगी, क्योंकि आपने तो कहा था रिवीजन क्लास कराओगे, और रिवीजन क्लास हमारी हो ही नहीं रही, क्योंकि 3-4 दिन से तो हमारी कोई क्लास ही नहीं हुई। तो आप टेंशन मत लो, 11 या 12 तारीख को ना मेरा एक एग्जीक्यूटिव का बैच अभी चल रहा है। रेगुलर बैच वाले बच्चे अगर सामने बैठे होंगे तो उनका बैच कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे उनका बैच कंप्लीट होगा ना सर, जो उनका 3 घंटे का टाइमिंग होगा ना, तो मैं अपने परिवार को नहीं दूंगा, मतलब मेरे फैमिली के लिए वो टाइम नहीं होगा। उससे बड़ी फैमिली मेरी आप लोग हो। मतलब मैंने घर में भी क्लियर कर दिया कि देखो री मेरा भी गले की प्रॉब्लम चल रही है, मैं यूट्यूब पे इतनी क्लासेस डाल नहीं पा रहा, क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिन से नहीं आया। मुझे खुद अजीब लगता है यार, मतलब अगर मैं जिस दिन मैं यूट्यूब पे ना हूँ ना रिवीजन क्लास करवाने के लिए, मेरे को खुद नींद नहीं आती, सही बताऊँ, कि मेरे को ये लगता है कि यार आज मैंने कुछ मिस कर दिया, और मैंने कुछ बच्चों के लिए किया नहीं है। अभी भी मुझे पता है कि मैं कितना मुश्किल से बोल रहा हूँ, और आपको लग भी रहा होगा कि आवाज़ कितनी फट रही है। तो बट ये है कि मेरा एक मन था कि चलो कि मैं कुछ क्वेश्चन, क्यों ना कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे जो मैंने अभी हाई लेवल एमसीक्यूज बना के डाले थे सेशन नंबर 3, उसमें ना काफ़ी सारे बच्चों के कुछ क्वेश्चंस में डाउट्स थे। तो मैं कहा चलो एक बार मैं वो डाउट्स डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी फिर रिवीजन मुझे भी सैलरी की हमारी चल ही रही है जी, अलाउंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, प्रोविडेंट फंड वाले मैंने क्वेश्चन करवा दिए, और सैलरी का सेक्शन 16, मतलब एक परक्यूजिट हमारे बैलेंस बचे हैं, तो परक्यूजिट मुझे कंप्लीट करने हैं। उस पर फिर हमारा हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, हमारे चारों हेड अभी बचे हुए हैं, तो उसकी रिवीजन भी कराऊंगा। बस एक बार मेरा एग्जीक्यूटिव का ना बैच कंप्लीट हो जाए। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं डायरेक्टली अब 11-12 तारीख को आऊँगा, आंसर इज़ नो, मैं परसों भी आऊँगा। बट हाँ, मैं जब मेरा बैच खत्म होगा ना एग्जीक्यूटिव का, उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पे 2-3 घंटे देने स्टार्ट कर दूंगा। तो मतलब मैं कहना सिंपल सी बात ये चाहता हूँ कि आपकी रिवीजन पूरी कंप्लीट कराऊंगा, बट हाँ आपने भी अपनी तैयारी पूरी करके चलनी है जी, आपने भी तैयारी पूरी करके चलनी है। जैसे ही मेरा बैच खत्म होगा, और ध्यान रखना जी, आगे आने वाले टाइम में मैं सुबह क्लास लिया करूँगा लाइव, मतलब आपको ना मुझे सुबह उठाने की आदत डलवानी है, और मैं 6 बजे लाइव लिया करूँगा, और 6 बजे सबको उठना पड़ेगा। और मैं कोई बड़ी बात नहीं सर, 6 बजे लाइव लेके 6 से लेके 8 बजे तक लाइव आऊँगा। अगर जो बच्चा लाइव में नहीं आया ना, मैं क्लास ही हटा दूंगा। सर ऐसा मत करना, वैसे मैं पता आप क्लास हटाते नहीं हो, विवेक सर ऐसे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आना पड़ेगा सर, देखो उठने की आदत डालनी पड़ेगी आपको। मैं क्या, कई बच्चे कह रहे हैं सर हम रात को पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ भी हो सर, देखो सुबह पढ़ने का जो मजा ना वो एक अलग लेवल का है। वैसे मैं क्लास कभी हटाता नहीं हूँ, बट मेरी दिल से इच्छा है कि जब मैं सुबह 6 बजे लाइव सेशन लेने स्टार्ट करूँ या 6:30 बजे लेने स्टार्ट करूँ, तो सारी फैमिली यहाँ पे लाइव बैठी हो। आप वाकई खुद देखना कितना फ़र्क आपको लगेगा, पूरा का पूरा दिन पर बचा होगा, और रिवीजन इतनी बढ़िया होगी ना। तो सर मैं जो सुबह का टाइम मेरा एग्जीक्यूटिव, क्योंकि अभी एग्जीक्यूटिव की क्लास मेरी होती है 7:30 बजे, जैसे ही वो बैच कंप्लीट होगा सुबह का टाइम मैं आपको दूंगा जी, और आपकी रिवीजन कराऊंगा। जो जितने भी हमारे चैप्टर बचे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के हैं, जीएसटी के हैं, पूरी कंप्लीट रिवीजन मैं सुबह आके कराऊंगा जी। बाकी यहाँ शाम को 7 बजे वाले सेशन भी हम कंटिन्यू करेंगे, उसके अंदर फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। सुबह हम क्या करेंगे, रिवीजन, ठीक है। तो सुबह हम क्या करेंगे, रिवीजन, और शाम को हम करेंगे प्रैक्टिस। और आपको मैंने क्वेश्चन बैंक दे दिया जिसका टारगेट 80-90 मार्क्स का है जी।
उसके लिए तो वो क्वेश्चन बैंक है जिसका टारगेट 40, 45 या 50 नंबर का है। वो अगर सिंपल क्वेश्चन भी करेगा वो हो जाएंगे। बट मैं दोबारा कह दूं सर, आपको मैं दिखा दूं एक बार दोबारा से कि जो मैंने एमसीक्यूज आपके डाले हैं ना, इस लेवल के ही एमसीक्यूज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो बच्चे एमसीक्यूज ट्राई कर रहे हैं ये वाले एमसीक्यूज, उनको फील हो रहा होगा कि यस सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। तो जो 50-60 क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आते ना, वो ये वाले क्वेश्चन होते हैं सर। और जो इसकी प्रैक्टिस करके रहेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं सर, जिसने वो हाई लेवल एमसीक्यूज वाला स्कैनर कर लिया, लिख के देने को तैयार हूं। अगर आपके 70-80 मार्क्स से कम आ जाए मुझे पकड़ लेना। बट आपने वो कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। बट वो होगा तब जब पहले कंप्लीट आपकी 2 रिवीजन पूरी हो चुकी होंगी। बिना 2 रिवीजन के अगर वो करोगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। और अगर वो सिंगल वाले एमसीक्यूज कर रहे हो तो सर वो 40 से 50 नंबर के ही आएंगे। उससे ऊपर अगर नंबर लेने हैं तो आपको बड़े बड़े एमसीक्यूज करने पड़ेंगे जी। ठीक है, चलो जी। अब मैं जितना बोल सकता हूँ आज मैं उतना तो बोलूँगा, क्योंकि अभी मेरे हालात गले के ज़्यादा टाइट ही हो रहे हैं। और पंगा ये है कि सबके एग्ज़ाम जून में हैं, जो बैचेस चल रहे हैं। क्लासेस भी मैं ओवर नहीं कर सकता, मेरा कभी स्टार्टिंग से रहा ही नहीं सर। मतलब चाहे मेरी तबीयत जितनी मर्जी खराब हो, क्लासेस मुझे ज़रूर लेनी है। चाहे मैं हाँ 2.5 घंटे वाली क्लास 2 घंटे की ले लूँ, आधा घंटा कम ले लूँ, बट मुझे बच्चों से मिलना ज़रूर है जी। और मेरा आज मन था आपसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं 3-4 दिन से मिला नहीं ना, तो बच्चे भी नाराज हो गए। बच्चे कह रहे सर पता नहीं कहाँ हैं, कब लेंगे रिवीजन क्लास। मैं कहा चलो मिल के आता हूँ, जो आपके डाउट्स हैं पहले वो डाउट्स भी सोल्व करेंगे, और बाकी फिर जो आपके सैलरी की रिवीजन मुझे करवानी है उसको फिर मैं परसों से स्टार्ट करूँगा जी। क्योंकि 1-2 दिन का ना मैं गैप ले रहा हूँ ताकि मेरे को गले को थोड़ा आराम आ जाए। परसों से फिर हम रिवीजन अपनी स्टार्ट कर देंगे। और भगवान से दुआ करना सर, सारे बच्चे माता रानी से दुआ करना कि जल्दी जल्दी गले में आराम आ जाए। आपकी देखो, आपकी दुआ में बहुत ताकत होती है सर। करोगे दुआ? पक्का पक्का। चलो जी। अच्छा इधर देखो ध्यान से। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट बच्चे का आया हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, बच्चा कह रहा है पल्ले ही नहीं पड़ा सर, ये क्वेश्चन नंबर 1 पल्ले ही नहीं पड़ा। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हमें समझ से ही बाहर है सर। मतलब ये आंसर आपने पता नहीं कैसे दे दिया, हमें तो लग रहा है ये आंसर ही गलत है। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है, दूसरा एक बच्चे का डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों को समझ नहीं आया जी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों को डाउट है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों से हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में तो कोई डाउट ही नहीं है, एचआरए की एग्जाम्पशन निकाली है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट है तो वीडियो खत्म होने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, जबकि मेरे अकॉर्डिंग बनता नहीं है इसमें डाउट। वैसे मैंने देखो आंसर साइड में निकाल के दिया हुआ है, आंसर मैंने साइड में निकाल के दिया हुआ है। अगर किसी को डाउट है तो एक बार आप आंसर देख लो कि आंसर निकला कैसे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी किसी बच्चे को डाउट नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल सिंपल है, वीआरएस वाला सिंपल कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी किसी बच्चे का डाउट नहीं है, इसको हम करेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 भी किसी बच्चे का डाउट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सिंपल है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चा कह रहा है कि सर इसका आंसर ना ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, और आपने ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, तो हमें डी लग रहा है, आपने बी दिया हुआ है। प्लीज एक बार बताओ कि बी कैसे आया जी। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चे का डाउट आया हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 7 कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कैसे निकला है जी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चे का डाउट है, जबकि 8 में कुछ है ही नहीं सर। 8 में तो बिल्कुल गिरा हुआ है, 8 में तो कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए आपका। बट चलो 8 भी डाउट है, 8 को भी अभी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिंपल है, 9 में किसी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं है। बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं आपको एक बार फटाफट से बता दूंगा कि 9 के अंदर है क्या। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में किसी बच्चे का डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में किसी बच्चे का डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 के ना देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसके फिर आगे ना 4 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, 4 क्वेश्चन उसके आगे मैंने 4 क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, बाकी फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा जी। एक बार ऐसा करते हैं फटाफट स्टार्टिंग से ना करने स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अब जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं सोल्व करता रहूँगा। जो आपके डाउट्स मेरे पास नहीं आए उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट अगर फिर भी डाउट होंगे वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ भी नहीं आया। एक बच्चा तो कह रहे हैं सर प्लीज़ सारे ही करवा दो ना, देख लो ना सारे करवा दो सर, देख लो हमसे तो सारे ही नहीं हुए सर। अगर आप सारे करा दोगे ना समझ में आ जाएंगे। नालायकों खुद करने की ट्राई करो, पेपर में मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, आपको खुद ट्राई करने पड़ेंगे। मैं हैरान हूँ, मैंने टोटल में 20-22 क्वेश्चन दिए हैं, 17-18 डाउट्स मेरे पास आए हुए हैं। बच्चों के आंसर ही नहीं निकल रहे सर, कैसे होगा बताओ। यहाँ तो मैं कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम में कौन कराएगा। और एग्जाम में तो इससे अलग क्वेश्चन बनेंगे, तो अगर इससे अलग क्वेश्चन बनेंगे तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए ना। ये थोड़ा कुछ समझो कि हमसे आंसर क्यों नहीं निकल रहे। अगर कोई करवा रहा है फिर तो समझ में आ रहा है, हमसे क्यों नहीं निकल रहे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमसे निकलने जरूरी है। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। मैं सारे तो नहीं करा पाऊंगा, अगर सारे करने तो फिर मैं 2 सेशन में करा पाऊंगा सर,
क्योंकि मैं सही बताऊं मैं इतना बोल नहीं पाऊंगा, मैं फ्रेंकली बताऊं मैं इतना बोल नहीं पाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो मैं सारे तो नहीं करा पाऊंगा। अगर सारे कराने हैं तो मेरे को 2 सेशन लेने पड़ेंगे। अगर आपको डाउट्स वाले लेने हैं तो फिर मैं आज ही कंप्लीट करवा दूंगा। आओ जी एक बार स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट तो करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आओ जी। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी? XYZ Limited has 2 unit, 1 unit at the special economic zone and other unit at the domestic tariff area. The unit in SEZ was set up and started manufacturing from 12th March 2013. अब ये डेट सबसे मेन है जी। SEZ की जो यूनिट है वो 12 मार्च 2013 को आपने सेटअप की है। हमें टैक्स लाइबिलिटी किसकी निकालनी है जी? हमें निकालनी है 21-22 की। अब ये डेट हमारे लिए क्यों जरूरी है? याद करो सेक्शन 10AA ना, मतलब पहली बात तो ना ये क्वेश्चन जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट का नहीं है, ये रेजिडेंशियल स्टेटस का भी नहीं है, ये सैलरी का भी नहीं है, ये हाउस प्रॉपर्टी का भी नहीं है, ये क्वेश्चन है पीजीबीपी का। अब जो बच्चे अभी रेगुलर बैच वाले हैं वो तो भी उनका चैप्टर पीजीबी चल रहा है, और जो प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग लेके बैठे हैं यार पहले आपने पढ़ा होगा या पहले कहीं और से भी अगर आपने पढ़ा होगा तो मे भी आपने 10AA किया होगा। 10AA में आपने ये पढ़ा होगा कि जो भी आपके SEZ वाले प्रॉफिट होते हैं एक्सपोर्ट वाले केस में, मतलब जो प्रॉफिट आप एक्सपोर्ट से कमाओगे ना, पहले 5 साल तक सारे प्रॉफिट एग्जम्प्ट होते हैं और अगले 5 साल तक 50% एग्जम्प्ट होते हैं, 50% टैक्सेबल होते हैं। मैं दोबारा बोलूँगा, SEZ वाले केस में जो भी प्रॉफिट आप एक्सपोर्ट से कमाओगे पहले 5 साल सारे एग्जम्प्ट होते हैं, अगले 5 साल जो होते हैं 50% एग्जम्प्ट होते हैं, 50% टैक्सेबल होते हैं। अब जो प्रॉफिट एग्जम्प्ट होते हैं उस प्रॉफिट को निकालने का तरीका क्या होता है? उस प्रॉफिट को निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जितनी भी आपने एक्सपोर्ट सेल की है उसको टोटल टर्नओवर डिवाइड में कर दो, मल्टीप्लाई जो भी आपके नेट प्रॉफिट होंगे ना, तो एक्सपोर्ट सेल पे जितने भी प्रॉफिट होंगे वो आपके निकल के आ जाएंगे। भाई सिंपल सी बात है, भाई जो भी आपने नेट प्रॉफिट कमाए टोटल टर्नओवर पे, तो एक्सपोर्ट सेल पे कितने कमाए वो निकल के आएंगे ना। अब जो ये प्रॉफिट निकल के आएंगे, अगर ये 5 साल हुए हैं, अगर 5 साल हुए हैं फिर तो सारे एग्जम्प्ट कर दो, अगर 5 साल से ऊपर हो चुके हैं तो फिर आपके 50% एग्जम्प्ट होंगे। बस ये बात ध्यान दो। आप सोच के बोला 2013 में आपने सेटअप किया, 21-22 की बात हो रही है, तो 5 साल से ऊपर है, तो जो भी आपके प्रॉफिट निकल के आएंगे वो सारे नहीं 50% एग्जम्प्ट होंगे। अच्छा, तभी हमें समझ में नहीं आ रहा था सर, हमारा ना 38 लाख तो आंसर आ रहा था, अब हमारा आंसर फिर 19 लाख हमें समझ ही नहीं आया। अब हमें समझ में आया कि अगर यहाँ पे 2013 की जगह ना सर, अगर यहाँ पे 2013 की जगह 2018 होता और 21-22 की बात होती तो 5 साल के अंदर है, फिर सारे के सारे एग्जम्प्ट होते, फिर 38 लाख रुपये आंसर निकल के आता। बट यहाँ पे 2013 है तो मतलब 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, इसलिए 50% डिडक्शन मिलेगी और बाकी आपके हाथ में टैक्सेबल है। अब वो डिडक्शन कैसे निकालेंगे एक बार चेक करना जी। आपकी टोटल टर्नओवर है कंपनी की टर्नओवर कितनी है जी? आपकी कंपनी की टर्नओवर है 8 करोड़ 50 लाख रुपए। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया की टर्नओवर कितनी है? 3 करोड़ 25 लाख रुपए। तो अगर टोटल टर्नओवर में से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया की टर्नओवर निकाल दूंगा तो बैलेंस जो है, सोच के बोला, बैलेंस जो निकल गई वो किसकी आएगी? SEZ वाले की निकल के आएगी। अगर 8 करोड़ 25 लाख रुपए टोटल कंपनी की टर्नओवर है, उसमें DTA वाली बाहर निकाल दो तो बैलेंस कौन सी आ गई? SEZ वाली आ गई ना। अब एक बात मुझे सोच के बताना चाहिए, नेट प्रॉफिट आपने कितना कमाया? 80 लाख रुपए। 80 लाख का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ 25 लाख रुपए की टर्नओवर पे कमाया। तो आप चेक कर लो, आपने एक्सपोर्ट कितनी किया? 2 करोड़ 50 लाख रुपए। तो 2 करोड़ 50 लाख पे कितना कमाया? अगर आप निकालोगे तो 38 लाख 9,524 रुपये आएगा। इसका 50% की एग्जम्पशन मिलेगी, 19,04,762 रुपये। ये आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। सर एक बार दोबारा सर ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा, आपने क्या कहा है सर? पहले तो ये बताओ, ये मतलब ये है क्या? मतलब 10AA क्या हमारे सिलेबस में है? यस है, 10AA नालायक को आपके सिलेबस में ही है और बिल्कुल सिंपल है सर, बिल्कुल सिंपल है। पहली बात तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया वाली जो बातें हैं वो सारी की सारी इग्नोर करो, कन्फ्यूजन के लिए दी है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे काम का क्या है? SEZ हमारे काम का है। और SEZ वाले केस में डिडक्शन कैसे निकालेंगे? जितने आपके नेट प्रॉफिट होंगे, जितनी SEZ के एरिया में टर्नओवर होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपकी एक्सपोर्ट सेल है। तो सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट सेल कितनी है? 2 करोड़ 50 लाख रुपए। अब टोटल टर्नओवर निकालनी पता कैसे है? गलती से भी ना 8 करोड़ 50 लाख मत ले लेना सर, ये 8 करोड़ 50 लाख रुपए पूरी कंपनी की टर्नओवर है। अब अगर ये कंपनी की है, उसमें DTA वाली बाहर निकाल दोगे तो बैलेंस कितनी बचेगी? 5 करोड़ 25 लाख रुपए की बैलेंस बचेगी। तो 5 करोड़ 25 लाख रुपए की SEZ वाली है। तो अगर ये टोटल एक्सपोर्ट सेल है,
इतनी टर्नओवर में से तो आपके जो प्रॉफिट होंगे उसमें से क्या एग्जम्प्ट होगा, वो आएगा, उसका 50% एग्जम्प्ट है और बाकी आपका टैक्सेबल है। तो सिंपल सी बातें निकल के आ रही है, पहले आप निकाल लोगे डिडक्शन, और जो डिडक्शन होगी उसका 100% एग्जम्प्ट हो जाता अगर 5 साल के अंदर की बात होती। बट 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो अगले 5 साल पूरे एग्जाम नहीं होते, 50% होते हैं। तो जो भी आपने कैलकुलेट किया उसका 50% निकालोगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आंसर निकल के आएगा जी। तो देखो एक बार निकाल के मैं दिखा देता हूँ। 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख डिवाइड बाय 5 करोड़ 25 लाख मल्टीप्लाई 80 लाख रुपए, तो आ गया 38,09,523 रुपए। इसका 50% अगर मैं निकालूंगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर निकल के आ रहा है जी। डन है जी, पक्का पक्का इस तरह से इसका आंसर निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 का, नहीं क्वेश्चन नंबर 1 का इस तरह से आंसर निकालना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चे का डाउट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे का डाउट आया कैसे है। इतना सिंपल है सर, वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि नीचे दिए गए पॉइंट्स में से किस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मानोगे। सर एक बात मैं सोच के बताना, तो यार प्लीज़ यार मुझे देखो ज़्यादा मत बुलवाओ, मैं क्या बताऊँ आपको, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बताना हम जिएंगे किसके लिए हैं। एक बात मुझे बताओ नालायकों, क्यों मुझे इतना बुलवा रहे हो आप, एक बात बताओ। इसमें बच्चा कह रहा है सर ये पॉइंट हमारे पल्ले ही नहीं पड़ा, ये पॉइंट है क्या, पहले तो उनको क्वेश्चन समझाओ। सर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, वो ये बात कहना चाह रहा है कि इनमें से किस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मानोगे। अब एग्रीकल्चर इनकम का मतलब जो इनकम एग्जम्प्ट होगी। अब सोच के बोलना, हमने कैपिटल गेन का चैप्टर कंप्लीट किया था, चाहे वो करंट बैच वाले बच्चे हैं चाहे वो पहले वाले बच्चे, कैपिटल गेन का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब कैपिटल गेन के चैप्टर में ना, कैपिटल गेन के चैप्टर के अंदर मैंने कहा था, याद करो कि अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड विद इन 2 किलोमीटर, विद इन 6 किलोमीटर, विद इन 8 किलोमीटर अगर फॉल करेगी तो वो कैपिटल सेट बन जाएगी, उसकी सेल पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब सोच के बोलना, ये अगर आप इन तीनों को चेक करोगे ना, इन तीनों केस में कैपिटल सेट बन रही हैं, इनकी सेल पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, इनकी सेल पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब सोच के बोलना जी, अब अगर इनकी सेल पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, अगर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा तो एग्रीकल्चर इनकम कैसे बन सकती है। आप एक बार चेक करो, ये एग्रीकल्चर लैंड विद इन 1.5 किलोमीटर में, पॉपुलेशन आपकी 12,000 पे है, 10,000 से ऊपर है, 1 लाख तक है, इट इज अ कैपिटल सेट, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जी। अगले केस में 2 किलोमीटर में 11 लाख रुपए, तो 2 किलोमीटर 8 किलोमीटर में आ रहा है। अब अगर 2 किलोमीटर 8 किलोमीटर में है, 10 लाख से ऊपर है, इट इज अ कैपिटल सेट, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर ये 8 किलोमीटर में पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, इट इज अ कैपिटल सेट, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब ये आपके 3 किलोमीटर में है और 3 किलोमीटर जो है वो 6 किलोमीटर में आ रहा है, और 6 किलोमीटर में आने के लिए पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी 80,000 पे ये एग्रीकल्चर लैंड होगी और ये रूरल एरिया वाली होगी, इसकी सेल पे कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, इट मीन्स ये एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है। अच्छा, मतलब सर हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी एसेट कैपिटल सेट नहीं है। आंसर इज यस, ये तो बताना है ना सर, क्योंकि जो एसेट कैपिटल सेट बन चुकी है, जो एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल सेट बन चुकी है, उसकी सेल पर तो कैपिटल गेन टैक्स है ही नहीं। अब अगर उसकी सेल पे कैपिटल गेन टैक्स ही नहीं है तो फिर वो यहाँ पे कवर कैसे होगा। उसने मुझसे क्या कहा है, किस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। तो एग्रीकल्चर इनकम कौन सी बनेगी, ऑब्वियस सी बात है ये वाली इनकम जो होगी ना, ये मेरी इनकम एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगी। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है नी। तो ये वाली इनकम जो बनेगी, ये वाली इनकम मेरी एग्रीकल्चर इनकम बनेगी। बस ये बात ध्यान देना जी। डन है जी, पक्का पक्का आगे बढ़ सकता हूं। तो ये हमारा पॉइंट नंबर ए निकल के आ रहा है जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद तीसरा तो ये अब आपने किया हुआ है सर, तीसरा तो आपने किया हुआ है, करवाऊं या कर लोगे, करवाऊं इसको भी, करवा दो सर, सर प्लीज करवा दो सर, विवेक सर प्लीज करवा दो ना, अपना में सारे क्वेश्चन करवा दो, आप ना में छुड़वाओ मत कुछ भी सर, सिंपल सी बात है, हमसे नहीं हुए क्वेश्चन, आप समझो, ये वाले क्वेश्चन हमसे नहीं हुए, हमसे नहीं निकले। इधर देखो ध्यान से नालायकों, पहले मैं को ये बताओ, एचआरए तो हमने रिवाइज भी कर लिया। एचआरए वाले केस में एग्जम्प्ट क्या होता है, एक्चुअल एचआरए, रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी, और अगर मेट्रो सिटी में तो 50%, अदर में तो 40%। एक बताओ एक्चुअल कितना मिला जी, एक्चुअल एचआरए कितना मिला, 5500 कितना है, 5000 पर मंथ एक्चुअल एचआरए, तो 5000 मल्टीप्लाई 12 60,000 पे एक्चुअल है। रेंट पेड कितना है, 5500 मल्टीप्लाई 12 66,000 पे, 10% ऑफ सैलरी, सैलरी मेरी कितनी आ रही है 10,000 पर मंथ, तो 1,20,000 रुपये की तो सैलरी है। डीए है 60 टोए वाला है, 6,000 पर मंथ है, तो 3,600 रुपये डी आ गया, मल्टीप्लाई 12 43,200 रुपये डी आ गया।
फिर वो कह रहे हैं कमीशन 12 लाख रुपए की टर्नओवर है, 1% कमीशन है। तो अगर 12 लाख रुपए का 1% निकालूंगा तो 12,000 रुपये डिवाइड बाय 12, 1,000 पर मंथ होगी तो 12 महीने में कितनी होगी? वही 12,000 रुपये निकल के आ रही है। तो कितना आ गया? 1,20,000 प्लस में 43,200 प्लस में 12,000 रुपये, तो 1,75,200 रुपये सैलरी आ गई HRA के लिए। अब इसका 10% सैलरी का लेना है, 17,520 आ गया, 66,000 में से ये कर दिया तो 48,480 रुपये निकल के आ गया। अब अगर 48,480 रुपये निकल के आ रहा है और ये सैलरी का 50% ही है तो विच एवर इज लेस क्या बनेगा? ऑब्वियस ही बात है, लेस आपका ये बनेगा। तो ये वाला जो आपका होगा वो HRA एग्जम्प्ट होगा। उसने HRA एग्जम्प्ट पूछा है तो आपका ये निकल के आएगा जी। डन है जी, पक्का पक्का। चलो जी, उसके बाद एक और ये पॉइंट नंबर 4। अब ये पॉइंट नंबर 4 वैसे मेरा करवाने वाला है नहीं यार। पॉइंट नंबर 4 VRS वाला है। याद करो VRS वाले केस में एग्जम्प्ट क्या होता है? सर ऐसे सोना नहीं है, देखो ऐसे लेटना नहीं है। देखो सिंपल सी बात, ये फिर गलत बात हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। देखो आप पार्टिसिपेट करो, मतलब जब मैं आगे पीछे एनर्जी से पढ़ाता हूँ तो आप उस टाइम पार्टिसिपेट करते हो ना, तो आज क्यों नहीं कर रहे? फिर आप आज क्यों नहीं कर रहे? गलत बात क्यों कर रहे हो आप? और मुझे फटाफट से आंसर दो, एक बात मुझे सोच के बताना चाहिए। अब 7 लाख रुपए का आपको VRS मिला, उसमें 5 लाख रुपए की लिमिट है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? जितने साल आपके बचे हैं, रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई लास्ट ऑन सैलरी। अगले में क्या रहा है? कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई 3 मंथ मल्टीप्लाई लास्ट ऑन सैलरी। अब रिमेनिंग कितने बचे हैं? 6 साल बचे हैं। उसने बोला ना 6 साल बचे हैं, देखो 6 साल बचे हैं, तो 6 साल अगर बचे हैं, 12 महीने हैं, 25,000 रुपये सैलरी है। 25,000 रुपये सैलरी कैसे? 20,000 रुपये बेसिक सैलरी है, DA उठोए वाला कितना आ रहा है? 5,000 रुपये, तो 25,000 रुपये निकल के आ गया ना। तो 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 25,000 रुपये, ये 18 लाख रुपये यहाँ निकल के आ रहा है। और देखो अगला 30 साल हमने काम कर लिया, 4 महीने काउंट नहीं करेंगे, 30 साल काम कर लिया, हर साल के लिए 3 महीने, तो 30 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 25,000 रुपये, तो 22,50,000 रुपये निकल के आ गया। लेस क्या बनेगा? 5 लाख रुपये। अब 7 में से 5 गए, 2 लाख रुपये टैक्सेबल। ये देखो 2 लाख रुपये टैक्सेबल आ गया जी। बताओ है क्या? गिरा हुआ केस है बिल्कुल। डन है VRS वाला, पक्का पक्का। चलो अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ जी। इतना गिरा हुआ क्वेश्चन, इसको उठाना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आनंद इज प्रोवाइडेड विद फर्नीचर टू द वैल्यू ऑफ 70,000 अलोंग विद द हाउस फ्रॉम Feb 2021। एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द, कितने बन रहे हैं? फॉर द हायर ऑफ फर्नीचर इज 5,000 पर एनम। द वैल्यू ऑफ परक्विजिट टू बी इंक्लूडेड अलोंग विद द वैल्यू ऑफ फर्निशिंग हाउस। एक बात मुझे सोच के बताओ सर, अब 5,000 रुपये का वो हायर चार्जेस हैं, तो जो भी एम्प्लॉयर पे करेगा फर्नीचर के, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो भी एम्प्लॉयर फर्नीचर के पे करेगा तो उसके हाथ में क्या बन जाएगा? टैक्सेबल बन जाएगा ना भाई। जो भी एम्प्लॉयर पे करेगा फर्नीचर के, उसके हाथ में वो क्या बन जाएगा? टैक्सेबल। वो कितने पे करेगा? 5,000। तो अगर वो 5,000 पे करेगा तो वो कितना टैक्सेबल हो गया? 5,000 आपके हाथ में टैक्सेबल निकल गया। क्या चाहिए? क्या कह रहे हो? 2 महीने का नहीं लेंगे सर, वो Feb 21 में है, हमें किसका निकालना है? हमें 21 22 का निकालना है ना। तो मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे भिंडी, 21 22, 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 का ना, तो पूरा साल ही हो गया। ये तो Feb 21 वो 29 मतलब उसकी बात कर रहा है 2021 की, तो हमें तो 21 22 का निकालना है। तो 21 22 में तो पूरे साल ही आ गया ना। और अगर पूरा साल ही आ गया तो यहाँ पे 5,000 जो एनुअल चार्ज होंगे वही तो यहाँ पे टैक्सेबल होगा, तो 5,000 रुपये टैक्सेबल कर दिया आपने जी। ठीक है जी, अगले में आओ जी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या जी? क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस्टर कश्यप रिसीव बेसिक सैलरी है जी 20,000 पर मंथ फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। ही ऑल्सो रिसीव चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर ऑफ 3,000 फॉर द 3 चिल्ड्रन एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 रुपये पर मंथ है। Assume he is not opting to pay tax under 115 BSc, the amount of salary chargeable to tax। अब एक बात मैंने सोच के बताना सर, वो कह रहे हैं टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन, अगर टैक्सेबल सैलरी निकालिए तो कैसे निकालोगे? ग्रोस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद निकालोगे। एक बार ग्रोस सैलरी निकालते हैं। सैलरी चेक करना कितनी है जी? 20,000 पर मंथ है, तो 1 साल की सैलरी कितनी आ गई? 2,40,000 रुपये ये सैलरी निकल के आ गई। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती पता आपने क्या की है? काफ़ी सारे बच्चों ने 3,000 रुपये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में से ना माइनस, पता क्या कर दिया आपने? 2,400 माइनस कर दिए।
मैंने कहा 2400 माइनस क्यों किए? बच्चा कह रहा है सर 2 बच्चे एग्जाम्प्ट होते हैं, 100 रुपए की लिमिट है, 12 महीने है, 2400 तो हो गए। एक बात बताओ 2400 आपने माइनस क्यों किए सर? मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, 3000 पे 3 बच्चे को मिले तो एक बच्चे को 1000 मिला, दूसरे को 1000 मिला, तीसरे को 1000 मिला, तो पहला 1000 एग्जाम्प्ट हो गया, दूसरा 1000 एग्जाम्प्ट हो गया, तीसरा 1000 तो टैक्सेबल होगा ना पूरा का पूरा। आपने जैसे ही 2400 माइनस किए ना, मतलब पता क्या है, आपने 400 रुपए की लिमिट ऐसे है जो तीसरे बच्चे को भी अलाउड कर दी, जो आपने गलत किया। नहीं यार ये बात समझ में? सर 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड की लिमिट है और 2 बच्चे की लिमिट है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन ये है कि भाई साहब 2 बच्चे की लिमिट आपको 2400 थोड़ा होगी, जब 3000 पे 3 बच्चों को मिले हैं तो 1000 1000 1000 मिले, तो पहले 2 तो 1000 1000 एग्जाम्प्ट हो गए, तीसरा 1000 तो पूरा टैक्सेबल करोगे ना, उसमें 400 रुपए यूज क्यों कर रहे हो आप? आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि लिमिट कंबाइन करके माइनस मत करना, आपने यही गलती की है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लिमिट जो है वो कंबाइन करके माइनस नहीं होगी सर। यहाँ पे 1000 में पूरे के पूरे टैक्सेबल निकल के आएंगे, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल है। तो देखो 240, 1000 पे ये टैक्सेबल हो गया चिल्ड्रन वाला, और 21600 ये टैक्सेबल हो गया, 1800 मल्टीप्लाई 12, 262,600, 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन, 2,12,600 रुपये ये टैक्सेबल निकल के आएगा जी। मुझे पता आपने गलती की है। आप कई बच्चे कह रहे हैं हाँ हाँ सर हमने ये गलती किया, हमने 2400 माइनस करना ही नहीं था सर, 2400 माइनस होगा ही नहीं ना, क्योंकि 2400, एक बात बताओ, आप अगर 2400 हटाओगे मतलब पता है क्या, फिर आप लिमिट कंबाइन करके रहे हो। लिमिट कंबाइन करके नहीं है, लिमिट हर बच्चे की अलग अलग है। अब गवर्नमेंट कह रही है, एक बात बताओ, 1200 रुपये की लिमिट है, जब मिले ही 1000 पे तो 1000 एग्जाम्प्ट करेंगे ना। अब अगर अगले बच्चे को 1200 मिले, लिमिट 1000 के तो 1000 एग्जाम्प्ट करेंगे। अब जो 400 रुपए की लिमिट बची वो तीसरे बच्चे में यूज नहीं करोगे, तीसरा बच्चा 1000 रुपए फुली टैक्सेबल होगा, बस ये बात ध्यान दो जी। क्लियर है जी? तो आंसर कितना आएगा? 2,12,600। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो आप कहते हो कि ऑप्शन डी गलत है, वो उन बच्चों ने किया जिसने 2400 रुपए की लिमिट माइनस कर दी। और मैं दोबारा कह रहा हूं, 2400 रुपए की लिमिट माइनस नहीं होनी, 2400 रुपए की लिमिट माइनस नहीं होनी, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी, आगे देखो फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखो। Mr. Jagat is an employee in accounts department of Bharat Limited, a cellular company operating in the region of Eastern India. It is engaged in the manufacturing of cellular device. During financial year 21-22, following transactions were undertaken by Mr. Jagat. पहला कह रहे हैं he attended a seminar on perquisite value. Seminar fees 12,500 रुपये was paid by Bharat Limited. एक बात बताओ, he attended a seminar on perquisite valuation. ऑन परक्यूसिट वैल्यूएशन, और सेमिनार फीस जो है वो 12,500 पेड बाय भारत लिमिटेड है, तो क्या ये उसके हाथ में टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो। ऑफिशियल पर्पस है, और अगर कोई सेमिनार ऑफिशियल पर्पस के लिए तो एम्प्लॉय के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर कोई सेमिनार ऑफिशियल पर्पस के लिए तो एम्प्लॉय के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। आगे देखो जी, ट्यूशन फीस जो है ऑफ मिस्टर हिमांशु सन ऑफ मिस्टर जगत पेड टू प्राइवेट कोचिंग क्लासेस नॉट हैविंग एनी टाई अप विद भारत लिमिटेड वॉज रिम्बर्स बाय भारत लिमिटेड अमाउंट ऑफ फीस 25। अब ये 25,000 रुपये तो पूरे टैक्सेबल है। याद करो, मैं कहता 1000 रुपये की लिमिट एप्लीकेबल तब होगी। हेलो, क्या नाम आपका? अंजलि, ये क्या नाम? अंजलि है, ये साक्षी है, क्या नाम आपका? साक्षी, और कौन कौन? 2-3 बच्चे और भी हैं सर, रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं कई बच्चे सामने। अब एक बात में सोच के बताना सर, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी वाले केस में 1000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड की लिमिट होगी, बट वो तब होगी अगर वो स्कूल उसके खुद का होगा या किस स्कूल से अगर टाई अप होगा। अगर वो स्कूल खुद का नहीं है और ना ही टाई अप है तो पूरा का पूरा पैसा आपके हाथ में टैक्सेबल है, तो ये 25,000 रुपये तो पूरे टैक्सेबल हो गए। अगला फिर गवर्नमेंट कह रही है, मिस सपना है, डॉटर ऑफ मिस्टर जगत, सप्लाई स्टडी इन द डीपीएस पब्लिक स्कूल ओन एंड मेंटेन बाय भारत लिमिटेड। ट्यूशन फीस जो है वो 750 रुपये पर मंथ है जो पे किया जगत ने, और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है सिमिलर इंस्टीट्यूट की 5250 रुपये पर मंथ है। अब देखो 1000 रुपये पर मंथ की लिमिट है, और जैसी वैल्यू 1000 रुपये से ऊपर होगी ना, तो 2 ऑल्टरनेटिव हैं। आप एक्सेस वैल्यू पे टैक्सेबल कर सकते हो, आप पूरी वैल्यू पे कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लो साइलेंट है, मतलब लो ये बात कहता है कि अगर फीस आपकी 1000 रुपये तक की है तो एग्जम्प्ट है, अगर 1000 रुपये से ऊपर की है तो व्यू नंबर 1 ये है पूरी वैल्यू टैक्सेबल, व्यू नंबर 2 ये है एक्सेस वैल्यू टैक्सेबल, और दोनों से ही आंसर सही आएगा। बट यहाँ पे आंसर जो मैंने दी है वो किस केस में दिया है? अगर वैल्यू 1000 रुपये से ऊपर होगी तो पूरी वैल्यू हम टैक्सेबल कर देंगे, उस बेस पे आंसर है। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर यहाँ पे एक्सेस वैल्यू वाला भी आंसर दिया होता, दोनों ही आंसर सही होते। मैंने ऑप्शन में जान के डाला, रीजन कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो देखो 25,000 रुपये तो ये टैक्सेबल हो गया।
25,000 रुपये तो ये टैक्सेबल हो गया। अब अगर यहाँ पे 5250 रुपये है तो 5250 रुपये जो है, अब उसमें 5250 में से 750 रुपये एम्प्लॉय ने पे कर दिए, उसको माइनस कर दो, कितने आ गए? 4500 रुपये आ गए। तो 4500 मल्टीप्लाई 12, 54,000 रुपये, 54 25 79, ये टैक्सेबल निकल के आ गया। और अगर मैं कहूँ जी 1000 रुपये से ऊपर वाला टैक्सेबल है तो 5250 रुपये, 1000 से ऊपर कितने हो गए? 4250, उसमें 750 हो गए 3500 रुपये, तो 3500 मल्टीप्लाई 12, 42,000 रुपये, 25 77, तो 77,000 की टैक्सेबिलिटी चेक कर लो, मैंने कहीं पर भी नहीं कीजिए। तो यहाँ पे 67 निकल के आएगा, 67, मैं 77 कह रहा हूँ, 3500 मल्टीप्लाई 12 प्लस में 25,000 रुपये, 67,000 आंसर निकल के आएगा। बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया, रीजन क्योंकि मैंने पूरी की पूरी वैल्यू टैक्सेबल किया, उस बेस पे आंसर निकाला है मैंने। अब आपने एग्जाम में, अगर एग्जाम में कैसे भी करके आ सकते हो, अगर दिया ही आपको पूरी वैल्यू वाला है तो आप ये करके आओगे, अगर एक्सेस वैल्यू वाले दिए है तो वो करके, अगर दोनों दिए हैं तो पूरी वैल्यू वाला ही टैक्सेबल करके आना। आंसर दोनों सही है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, दोनों के दोनों सही हैं, क्योंकि लो साइलेंट है। मे बी आपने टीचर से कोचिंग ली होगी, उन्होंने एक्सेस वैल्यू की होगी, उन्होंने भी सही की है। मतलब आपने अगर कोई भी की है ना, पूरी वैल्यू एक्सेस वैल्यू दोनों के दोनों सही है, रीजन लो साइलेंट, और जहां पे लो साइलेंट होगा उस केस में कोई भी इंटरप्रिटेशन निकल के आ सकती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने पूरी वैल्यू की टैक्सेबिलिटी की है, बट यहाँ पे एक्सेस वैल्यू की भी टैक्सेबिलिटी हो सकती है, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, तो 25,000 रुपये तो टैक्सेबल हो गए। ये 25,000 रुपये टैक्सेबल हो गए जी, और 5250 रुपये पूरे के पूरे टैक्सेबल हो गए हैं जी। अब 5250 को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके टैक्सेबिलिटी 79,000 की निकल के आ रही है जी। डन है जी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विद्या रिसीव 90,000 इन May 2021 टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ अनरिलाइज्ड रेंट विच वॉज डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920 फॉर डिटरमाइन एनुअल वैल्यू लीगल एक्सपेंडिचर इज रिलेशन टू अनरिलाइज्ड रेंट 20,000 है। अब लीगल एक्सपेंडिचर मेरे किसी काम की नहीं है, रीजन बिंग क्योंकि जो भी रिकवरी होगी उसमें 30% की ऑलरेडी डिडक्शन मिलती है, और गवर्नमेंट करे कि जो भी रिकवरी है अगर 30% ऑलरेडी उसमें से माइनस कर रहे हैं तो एडिशनल कोई खर्चा माइनस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 90,000 रुपये है, अगर मैं 90,000 रुपये का 30% माइनस करने के बाद टैक्सेबिलिटी निकालूं तो 63,000 की आपकी टैक्सेबिलिटी आ रही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मैंने वो क्लास में कहा भी था कि 25A कि अगर रिकवरी होगी अनरिलाइज रेंट की तो वो 30% माइनस करने के बाद 70% जो होगी वो टैक्सेबल होगी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। डन है, पक्का आगे बढ़ सकते हैं, चलो जी। अब चलो अब ये भी समझ लो, वैसे अब आप कह रहे हो कि सारे करवा दो, चलो करवा देता हूँ जी। एक बार अब ये भी देख लो जी। गणेश एंड राजेश आर को ओनर ऑफ ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दे ओन 50% शेयर ईच, दोनों का 50% शेयर है। द इंटरेस्ट पेड बाय ईच कोनर, ध्यान से कहना ईच कोनर, दोनों कोनर जो है अलग अलग इंटरेस्ट पे करें 2,05,000। मतलब पहला ओनर कितना पे कर रहा है 2,05,000, दूसरा कोनर कितना पे कर रहा है 2,05,000, तो डिडक्शन कितनी क्लेम करेंगे? दोनों को मिला के 2 लाख नहीं, हर कोनर जो है वो 2 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम कर लेगा। देखो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ अलाउेबल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच को ओनर, मतलब हर कोनर कितनी क्लेम करेगा? तो हर को ओनर की मैंने पहले भी कहा था कि 26 को ओनरशिप वाले केस में लिमिट आपके दोनों के अलग अलग है, मतलब यहां पे कंबाइन नहीं करना, को ओनर वाले केस में लिमिट आपके दोनों के अलग अलग है। तो अगर 2,05,000 रुपए तो दोनों जो होंगे वो 2-2 लाख रुपए का बेनिफिट अवेल कर देंगे। ठीक है जी, तो इसका आंसर कितना बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। बिल्कुल सिंपल है जी। डन है, पक्का। लो जी, अब एक बार इस क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ जी। इसके 4 पार्ट हैं, 1 2 3 और 4, और ये चारों ही पार्ट बहुत बड़ी हैं जी, चारों ही पार्ट बहुत बड़ी हैं। अब एक बार आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, मिस्टर शशिकांत एज 45 साल की है, इंडियन सिटीजन है एंड ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप है, कैरेज ऑफ पैसेंजर इन इंटरनेशनल ट्रैफिक डिपार्टिंग फ्रॉम चेन्नई फ्रॉम 29 मई। अब वो डिपार्चर कब हुआ, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है 29 मई है, और डेट ऑफ साइनिंग ऑफ की डेट क्या है 19 दिसंबर है। तो अगर 29 मई है तो जिस दिन वो यहाँ से गए, मतलब जिस दिन शिप ज्वाइन किया उस दिन से इंडिया से बाहर मान लेंगे। तो 29, 30, 31 3 दिन हो गए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 19 तारीख को यहाँ पे आए तो टोटल 205 दिन बनने हैं। अब अगर 205 दिन रहा तो 205 दिन मतलब इंडिया से बाहर रहा। हेलो भैया, ये जो आपने 205 डेज निकाले हैं ना, ये 205 का मतलब क्या है? इंडिया से बाहर रहा।
तो मैं इंडिया में कितने दिन रहा, 365 में 205 गए, 160 दिन। और अगर 160 डेज रहा तो क्या बन गया, नहीं एनआर बन गया। तो इसकी टैक्सेबिलिटी जो एनआर की, पिछले 4 साल में 400 दिन मेरे किसी काम की नहीं है, 750 दिन मेरे किसी काम की नहीं है। रीजन बिंग क्योंकि अगर ये एनआर बन गया, अगर ये एनआर बन गया ना, तो पिछले 4 साल में क्या था और 7 साल में वो सारी बातें बेकार की हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एनआर कैसे बना सर, एक बार दोबारा सुन लो। एनआर कैसे बना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके डेट ऑफ साइनिंग का बीच का डिफरेंस निकालो, और जो भी डिफरेंस आएगा 365 में से माइनस कर दो। 182 डे से कम है, और अगर 182 से कम होगा उस केस में बनेगा एनआर, और टैक्सेबिलिटी जो होगी फिर वो एनआर की तरह होगी। अच्छा सर, यही तो हमसे गलती हो रही थी सर, हम तो उसका बार बार रेजिडेंट निकाल रहे थे और रेजिडेंट निकाल के आंसर हमारा आ ही नहीं रहा था, और आपने हमें एनआर बोला हुआ था। एक बात बताओ सर, क्रू मेंबर वाले केस के अंदर मैंने पहले भी कहा था, ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे 182 डेज वाली। अब अगर चेक किया, अगर 182 डेज वाली करें तो यहाँ पे 182 डेज तो हो ही नहीं रहे ना, तो अगर 182 डेज नहीं हो रहे तो बताओ हम काम कैसे करें। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि यहाँ पे 205 दिन हो रहे हैं, और 205 दिन इंडिया से बाहर हो रहे हैं। तो 365 मैंने 205 कितना हो गया, 160, 182 से कम है तो क्या बन जाएगा एनआर, और जो भी टैक्सेबिलिटी होगी वो एनआर की तरह होगी जी। आगे देखो जी, फिर वो कहना चाह रहे हैं ही ऑल्सो फर्निश डिटेल ऑफ अदर इनकम अर्न बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पहला कह रहे हैं डिविडेंड डिक्लेयर किया इन द मंथ ऑफ अप्रैल 21 बाय एक्स लिमिटेड इज सिंगापुर बेस्ड कंपनी, दिस सेम वाज रिसीव बाय हिम सिंगापुर। अब बाहर का रहने वाला बाहर इनकम कमाएगा, बाहर रिसीव करेगा, उस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, 1 लाख रुपए एग्जम्प्ट है। फिर एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन पाकिस्तान रिसीव इन इंडिया। अब अगर एग्रीकल्चर इनकम बाहर कमाई बट रिसीव अपने इंडिया में की, हाँ जी हेलो भैया, रिसीव अपने, अगर आपने इंडिया में रिसीव किया तो क्या वो इनकम टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल, 2.5 लाख रुपए टैक्सेबल। फिर वो कह रहे हैं रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई। अब अगर रेंट मिला 3,60,000 रुपए तो गलती से ना, हेलो भैया साक्षी, साक्षी गलती से भी ना 360 मत कर देना। 360 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने के लिए 30% की डिडक्शन देनी पड़ेगी। ये मेरी जीएवी है, म्युनिसिपल टैक्स दिया नहीं, तो अगर मैं 3,60,000 में से 30% की डिडक्शन माइनस कर दूंगा तो बैलेंस कितना आएगा, 360 में 30% कितना गया जी, 2,52,000 रुपये। तो 2,52,000 रुपये तो ये, और प्लस में 2.5 लाख रुपये की आपकी इनकम आ रही है, 4 लाख, देखो 2.5 लाख प्लस में 2,52,000, तो 5,02,000 रुपये की इनकम निकल के आ रही है जी। 5,02,000 रुपये की इनकम निकल के आ रही है, 5,02,000 रुपये की। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, 5,2 की कैसे आ रही है। देखो ये 1 लाख रुपए तो एग्जम्प्ट है क्योंकि एनआर है। अगर एनआर में एक बार दोबारा बोल दूं, एनआर कैसे है, क्योंकि इतने दिन वो इंडिया से बाहर रहा, 365 में से माइनस के 60 दिन हो गए, 60 और मोर है, बट 60 और मोर हम चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे 182 दिन से कम बन रहे हैं, एनआर बन गया। अब एनआर वाले केस में ये टैक्सेबिलिटी तो होगी नहीं, ये टैक्सेबिलिटी होगी, ये टैक्सेबिलिटी होगी, बट ये सारी टैक्सेबिलिटी होगी 30% की डिडक्शन माइनस करने के बाद होगी। तो 5,02,000 रुपये की आपकी इनकम आ रही है। पहली बार स्टेटस एनआर है, इनकम कितनी, 5,02,000 रुपये। फिर अगला वो कह रहे हैं कि assume for the purpose of answering the question that Mr. Shrikant has transferred his property in Chennai to his minor married daughter। अब अगर माइनर मैरिड डॉटर को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो उस केस में क्या होगा, तो याद करो माइनर मैरिड डॉटर को भी अगर इनकम ट्रांसफर करोगे तो वो उसके फादर इन लॉ में या पेरेंट्स में क्लब हो जाएगी, और अगर पेरेंट्स में जुड़ेगी तो वो क्या बन जाएंगे, डीम्ड ओनर बन जाएंगे। तो 1,500 रुपये पर चाइल्ड की एग्जम्पशन मिलेगी माइनर वाले केस में। जिन बच्चों ने क्लबिंग ऑफ इनकम वाला चैप्टर कर लिया, जिन बच्चों ने क्लबिंग ऑफ इनकम वाला चैप्टर किया, वहां पर आपने देखा होगा 1,500 रुपये पर चाइल्ड की लिमिट होती है। तो अगर यहाँ पे आपकी इनकम है 5,02,000 रुपये की इनकम है, और इसमें से 1,500 रुपये पर चाइल्ड की लिमिट है, तो कितना आ गया, 500। ये आपका आंसर निकल गया जी। याद करो नालायको, हेलो हाँ या ना तो बोल दो, हाँ तो बोल दो। क्लबिंग वाले केस में 1,500 रुपये पर चाइल्ड की लिमिट है ना। अब यहाँ पे कितने है, 5,02,000, 1,500 हटा दो। अगर 1,500 हटाओगे तो 500 रुपये आपका आंसर निकल के आएगा। ये आंसर निकल के आ रहा है जी, ठीक है। अब दोनों पे ना टैक्स निकालना है, अब निकालना है हमें दोनों पे टैक्स। अब मैं दोनों पे टैक्स निकालना है। अब अगर दोनों पे टैक्स आएगा, जहां पे टैक्स कम आएगा वो हमें पे करना है। अब अगर 5,02,000 रुपये हैं जी भैया, अगर 5,02,000 रुपये हैं, एक बार चेक करना इसकी एज कितनी है जी। वैसे एज कुछ भी हो एनआर है, एज कुछ भी हो वो एनआर है। तो अगर इनकम 5,02,000 रुपये है तो 5 लाख से कितनी ऊपर है, 2,000 रुपये, उसका 20%, और फिर 5 लाख तक कितना आएगा जी, 12,500 रुपये। तो 4,000 रुपये टैक्स हो गया, 12,500 ये हो गया जी। तो 12,500 प्लस में 4,000, 16,500 रुपये, इसमें 4% सेस जोड़ दोगे
तो 17,160 रुपए का टैक्स निकल के आ रहा है। कब निकल के आ रही है? अगर आपने माइनर मेरी डॉटर को ट्रांसफर नहीं की, आपके हाथ में ही है जी। और अगर देखो उसने क्या बोला है, अगर मैं यहाँ पे 115 बीएससी ले लूँ जी, अगर मैं यहाँ पे 115 बीएससी लूँ तो 115 बीएससी में क्या बनेगा? अच्छा, अगर 115 बीएससी, पहले तो उसने मेरे 115 बीएससी तो मना ही किया ना, 115 बीएससी तो लेना ही नहीं है, 115 बीएससी जी, मैं कहता 115 बीएससी यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं ये वाली इनकम मानता हूँ तो कितनी इनकम पे टैक्स लगेगा जी? 500 500 पे, 500 रुपये कितने हैं? 500 उसका 20% प्लस में 1,12,500, तो 12,500 प्लस में 100, 12,600 प्लस में 4%, 13,100 रुपये टैक्स निकल के आएगा। अब 13,100 रुपये यहाँ निकल के आ रहा है और मेरे ख्याल से वहाँ पे ऑलरेडी 13,001 2 17,160, 17,160 तो 5 लाख से ऊपर कितने हैं? 2,000 है ना, तो 2,000 का 20% प्लस में 2,000 का 20% प्लस में 12,500, 13,420 रुपये आएगा जी, 17,160 नहीं आएगा। अरे 2,000 का 20 कितना आएगा नालायक को? 400 रुपये आएगा, 400, मेरे को 4,000 करवा दिया, 12,500 प्लस में 400 प्लस में 4%, तो ये आएगा 12,900, 12,900 प्लस में 4% कितना आएगा जी? 13,416 रुपये। राउंड ऑफ करने के बाद 13,420 आएगा, यहाँ पे 13,420 रुपये। एक आंसर तो ये आ रहा है जी। और अगर मैं 500 500 के हिसाब से निकाल लूँ तो 500 मल्टीप्लाई 20 प्लस में 12,500 प्लस में 4%, 13,104 रुपये आ रहा है। राउंड ऑफ करके 13,100 रुपये आएगा। तो मिनिमम टैक्स कहाँ बनेगा? 13,100 रुपये। तो इसका आंसर ना 13,100 रुपये कर लेना। ये ऑप्शन नंबर बी जो है 13,100 रुपये आएगा जी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर जो है वो 13,000 यहाँ पे 100 रुपये निकल के आ रहा है, 13,100 रुपये जी। डन है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 के ना मैंने आंसर दिए नहीं हुए थे, एक बार मैं इसके आंसर दे रहा हूं। इसका आंसर ए है, एक बार मार्क कर लेना जी। इसका आंसर ए है, ये मैं देना भूल गया था। इसका आंसर ए है, इसका आंसर डी है जी, 1,03,000 रुपये। इसका आंसर फिर ए है और इसका आंसर भी ए है जी। और अगले का आंसर है 3 लाख रुपए। इसका आंसर ये दिया हुआ है जी, ठीक है। ये इसका आंसर दिया हुआ है 3 लाख रुपए, ये दिया हुआ है। इसका आंसर ए है, ये आपके आंसर है जो मैं देना भूल गया था, जो मैंने कल आपके एमसीक्यूज बना के डाले थे। तो एक बार आंसर चेक कर लेना। इसका आंसर, पहले का तो आंसर है ए, दूसरे का आंसर है डी, तीसरे का आंसर है ए, चौथे का आंसर है ए, और पांचवे का कितना आंसर है? पांचवे का आंसर है सी जी, ठीक है जी। अब इसको ना मैं अभी नहीं कराऊंगा सर, इसको मैं अभी नहीं कराऊंगा। इसको मैं लेके चल रहा हूं पेंडिंग, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम। कम से कम भी इस क्वेश्चन को करने में, कम से कम भी मैं कह रहा हूं, कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे जी, ठीक है। और इतने टाइम में हम कई क्वेश्चन कर लेंगे। इसको फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार आप ट्राई कर लेना। आपके पास आंसर नहीं थे तो आंसर मैंने बता दिए। ए आंसर है, डी है, ए है, ए है, और इसका आंसर फिर सी है जी, ठीक है। इतने क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो फटाफट से। मिस्टर जैन ओन ए फ्लैट इन मुंबई विच इज लेट आउट इन द प्रीवियस 2021 रेंट 20,000 अप टू 30 दिसंबर तक, और फिर 30,000 पर मंथ है, और फिर यहाँ पे मार्च में वो खाली रहा। तो अगर मार्च में वो खाली रहा तो 20,000 9 महीने का, 30,000 पे 2 महीने का, 1 महीना वो खाली रहा, तो 20,000 मल्टीप्लाई 9, 30,000 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 2,40,000 रुपये आ गया जी। 2,40,000 रुपये आपका AR निकल के आ रहा है, ठीक है जी। अब MV कितना है? MV जी, MV देखो 3 लाख रुपए, FRV 2.5 लाख रुपए, हायर कितना हो गया? 3 लाख रुपए, SR कितना? 290, लेस कितना हो गया? 290 निकल के आ गया। ये मेरा ER आ गया, और AR मेरा कितना है? 240। तो क्या वो वैकेंसी की वजह से आंसर इसमें? क्योंकि अगर वैकेंसी ना होती, हेलो भैया, अगर 1 महीने की वैकेंसी ना होती तो 30,000 रुपये ऐड करके 270 आता। तो अगर वैकेंसी ना होती तो भी कम ही आता, वैकेंसी होने के बाद भी कम आ रहा है। तो मेरा GAV क्या बनेगा? ER। तो मेरा कितना बनेगा? 290। ये मेरा आंसर निकल गया 290। डन है जी। अगले क्वेश्चन में देखना जी।
मिस्टर मिस काजू है, लेट आउट प्रॉपर्टी 20,000 पर मंथ है, म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहे हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी के इनहेंस रिट्रोस्पेक्टिवली उसने पे किया 80,000 रुपये के म्यूनिसिपल टैक्स, जिसमें एरियर्स भी इंक्लूड है, अच्छी बात है जी। अब 2,40,000 रुपये है, म्यूनिसिपल टैक्स पे किए 80,000 रुपये के, और ये भी माइनस करने हैं, तो 80,000 रुपये के माइनस करके 2,40,000 माइनस में 80,000, NAV कितनी आ गई 1,60,000, माइनस में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 1,12,000 रुपये आपकी इनकम निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो बिल्कुल गिरे हुए हैं सर, हाउस प्रॉपर्टी में तो कुछ है ही नहीं, हाउस प्रॉपर्टी के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है जी। ये आपका आंसर आ गया 1,12,000 रुपये। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपकी GAV 2,40,000 रुपये आ गई, म्यूनिसिपल टैक्स सारे माइनस करेंगे, चाहे वो अगले साल के हो, पिछले साल के हो, कितने किसी भी साल के हो, माइनस करके आपकी NAV आ गई, माइनस में 30%, 1,12,000 रुपये आपका आंसर निकल के आ गया जी। आगे देखो जी अगला फटाफट से। अब कंस्ट्रक्शन आपने किया 31 आपकी कंप्लीट हुई 31 जनवरी 21 को जी, और आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया 6% पर एनम 1 मई को लिया। अब अगर 1 मई को लोन लिया और 2021 का बताना है, अब अगर 1 मई को लोन लिया तो सोच के बोलना, ये 2021 है, इसी साल में लोन लिया, इसी साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। अब अगर 1 मई को लोन लिया तो कितने महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जी, कितने महीने का इंटरेस्ट है, 11 महीने का ना। अरे नालायकों, यहां पे आप ये मत चेक करो कि घर कब कंप्लीट हुआ, उससे कोई लोन का इंटरेस्ट का लेना देना नहीं है। लोन के इंटरेस्ट की पेमेंट किस पे डिपेंड करती है, रीपेमेंट। रीपेमेंट तो की नहीं ना, लोन तो रीपे किया ही नहीं है। तो यहां पे लोन लिया, यहीं पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, तो 1 मई से लेकर 31 मार्च 11 महीने हैं, तो 20 लाख रुपए 6%, 1,20,000 रुपये 1 साल का है, तो 11 महीने कितना हो गया 1,10,000 रुपये, तो 1,10,000 रुपये की डायरेक्शन मिल जाएगी जी, 1,10,000 रुपये की, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मई से लेके मार्च तक, मई से लेके मार्च तक 11 महीने का इंटरेस्ट है, 1,10,000 रुपये की डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगी जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डन है जी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ जी। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं, MV और FRV विच एवर इज हायर और SR विच एवर इज लेस, ये मेरा ER आएगा। देखो जी, हायर ऑफ MV और FRV बट रिस्ट्रिक्टेड टू SR, ये मेरा ER निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल है इसके अंदर। तो आगे देखो, सीलिंग लिमिट ऑफ डिडक्शन 24 बी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन लेट आउट। लेट आउट वाले केस में तो कोई भी लिमिट नहीं है सर, लेट आउट वाले केस में कोई भी लिमिट नहीं। आपको मैंने पहले भी कहा था, जो 2 लाख रुपए की लिमिट है और 30,000 रुपए की लिमिट है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में, लेट आउट वाले केस में कोई भी लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, नो लिमिट, इस केस में कोई भी लिमिट नहीं है जी। आगे देखो जी, इफ एनी पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट। अब सोच के बोला, अगर मेरा बिजनेस ही प्रॉपर्टी किराए पर लगाने का है, हाँ जी भैया इधर इधर, अगर मेरा बिजनेस ही प्रॉपर्टी किराए पर लगाने का है, तो अगर बिजनेस ही प्रॉपर्टी किराए पर लगाने का होगा तो इनकम किसकी बनेगी, PGP की। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जी। डन है जी। उसके बाद देखो, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। याद करो सर, सेक्शन नंबर 23(5) मैंने कहा था जो बिल्डर वाले केस में नया आया, कि बिल्डर वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि पहले 2 साल तक को आपकी एनुअल वैल्यू नील मान लेंगे, और 2 साल तक अगर आपने घर नहीं बेचा तो 2 साल के बाद उस प्रॉपर्टी को डीम्ड लेट आउट मान के हम इनकम कैलकुलेट करेंगे। ये वही वाला केस है। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी होल्ड किया स्टॉक इन ट्रेड, मतलब बिल्डर की बात कर रहे हैं, स्टॉक इन ट्रेड मीन्स आपका काम क्या है, सेल परचेज करना काम है। तो पहले 2 साल तक तो एनुअल वैल्यू मानेंगे नील, और 2 साल के बाद डीम्ड लेट आउट मान के हम उसकी इनकम टैक्सेबल कर देंगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और AB लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड स्टाफ क्वार्टर्स लेट आउट किए और रिसीव कर रहे हैं 12,50,000 रुपये। अब अपने आप बोल देना चाहिए, अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को रेजिडेंशियल क्वार्टर्स दिए, कम प्राइस पर दिए, तो क्या मेन काम किराए पर दे रहे हैं, नहीं, किराए पर देने से उसका मेन बिजनेस बढ़िया से काम करेगा। याद करो सर, सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन, उसके मैंने आपको एक्सेप्शंस करवाई थी। एक्सेप्शन में क्या लिखा था हाउस प्रॉपर्टी की, कि अगर आपने प्रॉपर्टी किराए पर दी है और किराए पर देना मेन बिजनेस नहीं है, किराए पर देने से मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करेगा, तो जो भी आपकी इनकम होगी ना वो बिजनेस में टैक्सेबल होगी। वही बात यहाँ पे निकल के आ रही है। आपने घर किराए पर दिए, उससे मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करेगा, तो जो भी आने वाला किराया होगा वो बिजनेस में टैक्सेबल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। और याद करो, ये मैंने कहा था हाउस प्रॉपर्टी में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जी। जो मुझे रेगुलर बैच वाले बच्चों के मैंने उनको क्लास में कहा भी था कि आपका सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में जी, ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, एक क्वेश्चन बस हमारा पेंडिंग है, उसमें टाइम लगेगा।
मैं इतना भी बोल नहीं पाऊंगा। आंसर मैंने आपको बता दिया, एक बार आप आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट क्लास के अंदर फटाफट से पहले वो बता दूंगा, फिर हम परक्यूजिट रिवाइज करेंगे, ठीक है। उससे पहले भगवान से दुआ मांगो फटाफट से, भगवान जी गला मेरा जल्दी सही कर दें, ठीक है। मैं जल्दी दोबारा से अपनी रूटीन पे आऊँ, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता आपके बिना, और मुझे नहीं पता आपका लगता नहीं लगता, बट मेरा मन नहीं लगता, और मैं चाहता हूँ कि मैं बस आपकी रिविज़न कराता रहूँ फटाफट से, ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बाकी आप टेलीग्राम पे ज़रूर सारे जुड़ जाओ जी, क्योंकि मैं अगर बाई चांस अभी रिवीजन क्लास नहीं ले पा रहा तो ये मत टेंशन लेना कि मैं आपके लिए कुछ करना, मैं आपके लिए कर रहा हूँ सर। जो मैंने वो हाई लेवल वाला क्वेश्चन बैंक तैयार किया, ठीक है जी, वो मैंने आपके लिए किया। और अभी मैं जीएसटी आपकी मैंने इनकम टैक्स की समरी बुक भी मैंने रिवाइज करके डाल दी है, मैं जीएसटी की समरी बुक के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं यूट्यूब पे बोल नहीं पा रहा तो मैं लिख कर भी नहीं पा रहा, काम तो हाथ से तो कर ही सकता हूँ ना, बोलने में दिक्कत है ना, काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है जी। चलो, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास मेरी, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल जी, बाय बाय जी।